और बड़ी खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई, जहां पर 2 सदस्यीय एसआईटी कर रही मामले की जांच। तो एसआईटी की टीम ने किया घटना स्थल का मुआयना। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एसआईटी में आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार हैं। ये जांच करेंगे तमाम बिंदुओं पर। जो जिम्मेदारी है अब ये इनकी है, इन अधिकारियों की है। घटना स्थल पर फोरेंसिक की टीम भी रही मौजूद। तो हर एक पहलू से, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। तो अब एसआईटी का गठन किस तरीके से हो गया है, मामले की जांच कर रही है। तो एसआईटी की टीम ने घटना स्थल का मुआयना भी किया। तो एसआईटी में आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार, एक अच्छा खासा जो अधिकारी हैं। अमृत अभिजात, जब हम बात करते हैं आईएएस अधिकारी हैं, तमाम सारे विभागों की जिम्मेदारी इनको मिल चुकी है और अब एसआईटी की जांच जो मामले की कर रही है। तो साफ तौर पर घटना स्थल का मुआयना किया और एसआईटी में आईएएस अमृत अभिजात सहित प्रवीण का नाम शामिल है। तो लापरवाही ने ली 15 छात्रों की जान। तो आग, अफरा तफरी और भयानक मंजर, ये तस्वीर देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। तो लगातार देखिए अग्निकांड का अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो फिलहाल किस किस ने अपनी जान गंवाई और सवाल भी हैं। एक तरफ देखिए स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या लापरवाही ने जान ली और इमारत में सुरक्षा मानकों की क्या अनदेखी क्यों हुई, कौन है जिम्मेदार, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेकर के फिलहाल जांच जारी है। तो आग से किस तरीके से जब कल जो अफरा तफरी मची और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शोक संवेदनाओं को भी व्यक्त किया। तो लखनऊ के पुरानिया सेक्टर डी स्थित कोचिंग सेंटर में भीषण आग की हृदय विदारक घटना में जान गंवाने वाली बिटिया को किस तरीके से, आपको बता दें कि वहां पर अंत्येष्टि के भावुक पल पर भी वो नजर आए। और इसी बीच भैंसाकुंड एवं पिपरा घाट दिलकुशा पहुंचकर गोलोकवासी पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई। तो हर तरफ से, एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वो इलाज की बात करें, और खुद अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी संवेदनाओं को। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, लगातार जिस तरीके से जब आग का तांडव रहा, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से एसआईटी का गठन भी किया गया और क्या कुछ अपडेट तस्वीरें नजर आ रही हैं? प्रदेश को झकझोर देने वाली ये घटना रही और ये जो अग्निकांड रहा, इसमें ढेर सारे अधिकारी और बिल्डिंग के जो मालिक हैं, कोचिंग जो संचालक हैं, वो जो तमाम जो लोग हैं, ये इससे एक तरह से देखा जाए तो मुख्य आरोपी के तौर पे इनको देखा जा रहा है। कहीं न कहीं ये बड़ी घटना है और इससे लगभग 15 बच्चों ने अपनी जान गंवाई और 9-10 से ज्यादा बच्चे अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा रद्द करके सीधे राजधानी लखनऊ पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद जो सीधे सीटीएमयू पहुंचे, जहां वो फाइलों से उनका हाल चाल जाना और उसके बाद त्वरित जो है की आपातकाल बैठक बुलाई गई, जिससे उत्तर प्रदेश के जो सरकारी महकमे के जितने आला अधिकारी थे सबको तलब किया गया। आपको बता दें कि उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारी अमृत अभिजात और एडीजी जो लखनऊ एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको दो लोगों की एसआईटी की टीम गठित की गई। आज सुबह के बारे में अगर जो आपको बताएं तो सबसे पहले फॉरेंसिक टीम और एसआईटी के ये दोनों अधिकारी घटनास्थल पे पहुंचे, वहां से लोगों से बातचीत की गई, वहां पे नमूना इकट्ठा किया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में लखनऊ पुलिस ने मामला दर्ज करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मकान मालिक है और कहीं न कहीं जो 4 अधिकारी थे, एडीए के 2 अधिकारी, विद्युत विभाग के 1 अधिकारी और 1 नगर निगम के अधिकारी को इससे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक बड़ी घटना है, एसआईटी की जांच चल रही है और एसआईटी को ये निर्देशित किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट कहीं न कहीं एटीएफ फोन को इनको सौंपना है और इसके बाद आगे की कार्यवाही बढ़ेगी। हालांकि देखा जाए तो जिस हिसाब से दिल्ली में अग्निकांड हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया गया था, लेकिन उसमें ढेर सारी ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिसको लेकर के ढेर सारे सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। आलोक जी, आपको बताना चाहेंगे कि 2016 में इस बिल्डिंग को के ध्वस्तीकरण का आदेश एलडीए ने जारी किया था, लेकिन 2016 में ही
2 महीने बाद इस आदेश को रोक दिया गया, उस पर स्टे कर दिया गया, उसको वापस कर दिया गया और बिल्डिंग वैसी की वैसी बनी रही। कहीं न कहीं जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं और इस तरह के चिन्हित जो बिल्डिंग होती है, उनको कहीं न कहीं अधिकारियों की ढीला हवाली और लापरवाही के चलते ऐसी बड़ी घटनाएं होते हुए दिखती हैं, जो अलीगंज के सेक्टर डी में दिखाई दी। आपको बताएं कि इसमें कोचिंग सेंटर जो चल रहा था, तीनों तरफ से दीवार थी, फ्रंट साइड से यहाँ पे केवल शीशा और ग्रिल लगाया गया था प्रकाश आने के लिए। कहीं न कहीं वो मुसीबत का सबब बना। जिस वक्त वहां पे आग लगी, जो छात्र थे वो नहीं भाग पाए। जो प्रथम जांच में जो चीजें सामने निकल के आ रही है, वो जो है कि तकनीकी रूप से डोर का लॉस हो जाना फायर के समय पे, और ऐसे में बच्चों के दम घुटने की भी बात इसमें सामने निकल के आ रही है। जितनी भी मौतें हुई हैं, माना जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है। बच्चे उसमें से भाग नहीं पाए हैं। कुछ बच्चे जो ताकतवर थे वो आगे के विंडो को तोड़ करके और जो केबल जो लटके होते हैं लीड कनेक्शन और एंटीना के, उनको पकड़ के उसको झूल करके नीचे आ करके अपनी जान बचाए। लेकिन इसमें 15 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। आपको बताएं कि 45 मिनट की देरी से वहां पे अग्निशमन विभाग भी पहुंचा और वहां पे जब फायर फाइटर ने एक्शन लेना शुरू किया तो उनके अंदर जाने की कहीं कोई राह नहीं थी। 2 साइड से दीवारों को काटा गया, तोड़ा गया हैमर से। उसके बाद उसमें फायर फाइटर घुसे और कहीं न कहीं आग को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी आलोक जी, और उसमें 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो बिल्कुल जिस तरीके से पंकज आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को बता दें, लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज लगातार बने हुए हैं इस अग्निकांड को लेकर के जो बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच हम टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए, हम लगातार लखनऊ संवाददाता पल पल का अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है और साथ ही साथ आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जो अग्निकांड का अपडेट है। अपडेट में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या अब तक कुछ खुलासे हुए हैं और किन किन बिंदुओं पर जांच लगातार जारी है। और सवाल भी उठ रहे हैं, वो सवाल जो अब आला कमान, शासन, प्रशासन में बैठे अधिकारियों से ले रहा, वो सवाल भी, क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, और रोका जा सकता है तो फिलहाल किस तरीके से, अब क्या कुछ किस रणनीति के तहत अभी उतरना होगा मैदान में, और आगे किस तरीके का एक रोड मैप तैयार करना होगा, एक प्लान तैयार करना होगा। इमारत से उठता धुआं, जली हुई दीवारें, राख में तब्दील हो चुके कमरे और हर तरफ पसरा मातम। लखनऊ के अलीगंज में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मौत की इमारत को इतने सालों तक संरक्षण किसने दिया। ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की हैं, जहां सोमवार दोपहर को लगी आग का धुआं अब तक उठ रहा है और फायर कर्मी आग की बची हुई तपिश को शांत करने में लगे हैं। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। जिन बच्चों को बेहतर भविष्य के सपने लेकर कोचिंग भेजा गया था, वो वापस घर नहीं लौट सके। हादसे के बाद सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 नामजद आरोपियों समेत कई जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र कुमार शुक्ला, गेमिंग और एनिमेशन जोन के संचालक तुषांक कृष्ण जायसवाल और सॉफ्टवेयर डेवलपर रामकृष्णा को गिरफ्तार किया गया है। आग लखनऊ में लगी, लेकिन इस हादसे ने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया। देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने हादसे को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है, प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद तो वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की
जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही इसी तथ्य पर पहुंचा जाए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना में 15 लोगों की जान गई है। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना, आज तक कभी सुना नहीं कि केवल सफोकेशन की वजह से मौत हो गई, धुएं के सफोकेशन से ही मौत हुई। ये अपने आप में जितनी तकलीफ दे घटना है उसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। लेकिन एक बात का हम विश्वास आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिलाना चाहेंगे कि योगी सरकार है और कोई भी जो दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं, चाहे कितने ही बड़े स्तर का व्यक्ति क्यों न, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसका भी पूरा इंतजाम होगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हादसे के पीछे की सच्चाई और भी डराने वाली तस्वीर पेश कर रही है। जो बिल्डिंग आग में जलकर खाक हुई वो मूल रूप से रिहायशी मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन नियमों को दरकिनार कर उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड में आज भी ये इमारत रेजिडेंशियल प्लान के तौर पर दर्ज है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग मालिकों ने कभी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी ही नहीं समझा। नियमों में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर सालों तक कारोबार चलता रहा और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद बैठे रहे, जिसकी कीमत 15 लोगों को चुकानी पड़ी। अब इस अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी खामियां पहले क्यों नहीं दिखाई दी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ में आज जिस तरीके से ये घटना घटित हुई जिसने उसको अंदर तक हिला करके रख दिया। मैं समझता हूँ कि हम सुनने में आ रहा है कि 15 मासूमों की जानें चली गई और शायद 5-10 जो है उपचाराधीन है। तो यही कहना चाहता है कि आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में बहुत विलम्ब हो गया। सुनते हैं कि शायद 1 घंटा 1.5 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग 8-10 साल से यहाँ पे बन करके तैयार थी। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर टायर की शॉप हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पेट शॉप खुल गया था। तो ये सरकार के एलडीए के लोग तब तक शांत होते, उनको क्या पता नहीं था कि जो बिल्डिंग नॉर्म्स के तहत बनी है नहीं बनी है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है नहीं पूरी है। हम समझते हैं शायद मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी देर पहले आए थे और एक कमेटी के गठन की बात करके गए। हम समझते हैं कमेटी की गठन आज जितनी जाने चलेगी, कमेटी का गठन, कमेटी अगर अपनी जांच रिपोर्ट दे भी देगी तो उससे क्या जो मौतें हो गई लोगों की, क्या वो बच्चे बेचारे मासूम बच्चे या जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे? तो हम समझते हैं कि आगे जो भी ऐसी इस तरीके की बिल्डिंग बने या ये अलीगंज जो पूरा कोचिंग हब बना हुआ, तो मैं अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग सेंटर्स में या इस तरीके की जगहों पे आप फीस बाद में जमा करना, पहले उनकी सारी बिल्डिंग के सारे नॉर्म्स देख लेना, फॉर्मेलिटीज देख लेना, उनकी फैसिलिटीज देख लेना। अच्छा, जो यहाँ पे बिल्डिंग है इसमें कितने किलोवाट का बिजली कनेक्शन था? आखिर अगर बिजली कनेक्शन ज्यादा किलोवाट का होता है तो ओवरलोडिंग की वजह से जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ, और सुनने में आ रहा है कि ऊपर का छत जो था वो बंद था। अगर उसमें ताला नहीं लगा होता, अगर बच्चे का छत पे चले गए होते, तो हम समझते हैं कि जिन मासूमों का हम लोगों ने खोया है, आज वो मासूम हमारे बीच में होते, बड़ा पीड़ादायक और बड़ा दुखदायक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए क्या, लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूँ सरकार के लोगों से, एलडीए के लोगों से, प्रशासन के लोगों से, कि जब बिल्डिंग आप लगातार ऊपर से इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं, प्रशासन बैठे आला अधिकारी मंत्री सरकार के लोग कहते हैं, तो आपके काम पे झूठ नहीं लगता, उस टाइम आप क्यों नहीं सारी चीजों को देखते हैं, आप उस टाइम क्यों नहीं सर्वे करने का काम करते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना थी और हमारी पूरी संवेदनाएं, शोक संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, मृत लोगों के परिवारों के साथ हैं, और ये बहुत ही दुखद रहा है। और कहीं ना कहीं जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो ये सोचने की बात है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके बाद एग्जिट भी एक दे रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि एग्जिट पे ही आग लगी और लोग उतर नहीं पाए। कई लोगों की दम घुटने से, कई लोगों की जलने से मौत हुई। और ये बहुत ही मैं कहती हूँ सेंसिटिव इशू, और जो भी जिम्मेदार लोग थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी और दुर्घटनाएं ना बढ़े। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं और जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी सालों से हो रही थी, अगर फायर एनओसी नहीं थी, अगर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे, तो प्रशासन की नजर उस पर पहले क्यों नहीं गई?
तो देखिए अभी आपने ये एनालिटिकल रिपोर्ट देखी किस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल बिल्डिंग चल रही है, राजनीति भी चल रही है और हर पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी पंकज तिवारी लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से अभी जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। पंकज, अब इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। पंकज, बिल्कुल आलोक जी, देखिए ये एसआईटी की जांच अभी शुरू हुई है और जाहिर सी बात है कि केवल इस प्रकरण में ही अभी ढेर सारी गिरफ्तारियों की संभावनाएं और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस हिसाब से एलडीए की तरफ से 2016 में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पहले आदेश जारी हुआ, उसके बाद फिर 2 महीने बाद रोक दिया गया। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि एक तरह से देखा जाए तो रेजिडेंशियल एरिया है और वहां पे कॉमर्शियल ये जो है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर किसने दिया उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उसके बाद भी कॉमर्शियल के जो मानक होते हैं, जो फायर एनओसी होती है, वो क्यों नहीं लिया गया। आखिर वहां के जो स्थानीय अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, चाहे वो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हो या फिर एलडीए के जो अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो, किस हिसाब से परमिशन वहां पे दिया गया बिना फायर एनओसी के। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वहां पे 20 केवीए का जो है कि कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया गया था और कहीं ना कहीं उससे लोड जो है वो 32.10 केवीए का जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हीटिंग का एक मामला, यानी एक तरह से देखा जाए तो विद्युत विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही भी वहां पे देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अभी मात्र 4 यहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें और भी बड़े नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से इस पूरे मसले पर जो है कि सरकार एक बार फिर से बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन अभी वर्तमान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना हुई है, आखिर इस तरह के और कितने बिल्डिंग है जहां पे अधिकारियों की हीरा हवाली हुई है। एक तरह से देखा जाए तो गुपचुप तरीके से आखिर इस तरह के बिल्डिंगों को कमर्शियल में तब्दील करके और वहां पे जो शॉप खुले हुए हैं, जो कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी बनाई गई है, वहां पे जो है कि कितने ऐसे और भी बिल्डिंग पड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अधिकारी हरकत में आ रहे हैं और लगातार इस पे जांच आगे बढ़ रही है। इस अग्निकांड की तो एक तरफ जांच हो ही रही है, दूसरी तरफ बाकी बिल्डिंगों की जो फायर एनओसी होती है उसकी भी जांच शुरू हो चुकी है। आलोक जी, बिल्कुल पंकज, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, हम आगे की बुलेटिन पे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ संवाददाता पंकज किस तरीके से पल पल का अपडेट दे रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति एक तरफ, सियासत एक तरफ, लेकिन उन पीड़ित परिवारों को किस तरीके से सांत्वना कैसे मिलेगी, उनका दर्द कैसे कम होगा, कुछ और बयान भी जरा सुनवाना चाहेंगे। इसकी जांच के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता बचाव की स्थिति में या इस प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में नहीं होना, यह बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी ऐसे संस्थानों और स्थानों का निरीक्षण करके भगवान करे कभी कि इस प्रकार की दुर्घटना लखनऊ सहित प्रदेश और देश में ना हो, लेकिन कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन भी जाती है तो लोग सकुशल बच करके निकलने का कोई उनके पास विकल्प होना चाहिए, और या नहीं होना ही शायद मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना में इतनी अधिक संख्या में लोगों के मारे जाने की स्थिति रही। आज मुझे भगवान श्री रामलला के जन्मभूमि पर जो शेषावतार मंदिर था उसमें ध्वजारोहण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले से बुलाया था, लेकिन आज कार्यक्रम उसको स्थगित करते हुए जो यह दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है, इस पर हम अपना शोक भी जाहिर करते हैं, परिवारजनों को सांत्वना भी देते हैं। पीड़ादायक घटना है जिसमें 15 लोगों की जान गई है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो मृतक हैं उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो अपार कष्ट आया है उनके परिवारों पर, उनको ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे ईश्वर। घटना बहुत दुखद है और ये भी बताया जा रहा है कि फायर डिपार्टमेंट टाइम से वहां नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, इसकी जांच होनी चाहिए। अग्निकांड इतना बड़ा दिल्ली में हुआ, उसके बाद लखनऊ में, पूरे प्रदेश में ये बताया गया कि हम बहुत अच्छी तरीके से आग से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कमियां कहाँ हैं, कहाँ आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो आपको देखना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए।
दूसरा ये भी पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 2016 में आदेश हुआ था। तो 2016 में आदेश हुआ था तो बिल्डिंग को बचाया किसने और क्यों गिराने का आदेश हुआ था? क्या उस समय सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो पूरे नहीं करती थी बिल्डिंग, या जर्जर हो गई थी बिल्डिंग? देखिए, बहुत ही दुखद लखनऊ में जो अलीगंज में एक बिल्डिंग में हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक है, और जिसमें कि लोगों, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु भी हुई है, कई लोग जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि योगी जी खुद पहुँचे और सरकार ने बहुत ही मजबूती के साथ, प्रभावी तरीके से जो है वो इस बारे में कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, आपराधिक लापरवाही की है, उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और दुखद घटना सामने आई है जो लखनऊ में हादसा हुआ है, और इसमें बहुत सारे छात्र ने अपनी जान खोई है। तो उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है और हम चाहेंगे कि सरकार पूरा सहयोग करे, जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है उनका सही इलाज हो पाए और पता कराए कि आखिरकार इतनी घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए और आखिरकार घटना क्यों हुई और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित करके इसके दायरे में लाकर उनको सजा मिले, इस पे कार्य करना चाहिए। हुई आग लगने की, जिसमें कोचिंग संस्थान में जो आग की दुर्घटना हुई, आग लगने की, जिसमें हमारे जो छात्र हैं उनकी असमय जो मृत्यु भी हुई। हमें बहुत दुख है इस पूरे दुर्घटना का और हम सब की संवेदना इस दुखद घड़ी में उन तमाम जो हमारे जिनकी असमय मृत्यु हुई है उनके परिवारों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटना स्थल पे वो पहुंचे, तुरंत उन्होंने राहत के लिए जो भी, बचाव के लिए जो भी आवश्यक कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए थे, वो तमाम कदम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में उठाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल भी गए, वहां पे परिवारजनों से भी उन्होंने भेंट की और बहुत ही दुखद घटना है। इस पे जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है और इस दुर्घटना के लिए जांच टीम भी बनाई गई है। थंब लगाए थे लेकिन लाइट नहीं थी, इस वजह से जो है थंब प्रिंट काम नहीं कर रहा था, वो दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। फिर हम लोग दूसरे रूम में फांद के दरवाजे से निकले, तब तक जीना जो आने का रास्ता था उसमें बहुत धुआं भर चुका था। तो हम लोग फिर वापस भागने लगे, अपना टॉवल गीला करके मुंह पे लगा के इधर उधर हम लोग भागने के लिए सोच रहे थे। फिर खिड़की के पास गए तो खिड़की से और धुआं अंदर आ रहा था। फिर जो एक छोटी सी खिड़की थी उसके बगल से एक बिजली का तार मोटा सा जा रहा था। जब धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरे ऑफिस में भर गया, नीचे से आग भी धुआं आने लगा, तो हम लोग उसी तार को पकड़ के नीचे उतरना चालू हुए। फिर एक एक करके जब मैं उतरा हूँ, उसके बाद मेरे बाद 4-5 लोग उतर पाए। बाकी जो लोग थे वो आग बढ़ने की वजह से फिर वो पीछे बाथरूम में जाके छुप गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे, इतना धुआं था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद फिर वो लोग वहीं अंदर फंस के रह गए, वो निकल नहीं पाए। तो एक जो हमारे साथ वाला था जयंत गुप्ता, वो किसी तरीके से वो दूसरे साइड कांच के साइड आके उसने खिड़की से ऊपर से जंप लगाई, तो वो लोहे की रेलिंग पे गिरा जाके, तो उसकी कमर टूट गई, शायद डॉक्टर बता रहे थे। फिर उसको खींच के लेके गए, आधे घंटे तक वो रोड पे ही लेटा रहा। उसके बाद आधे घंटे बाद करीबन आई है एम्बुलेंस, फिर 1 घंटे के ऊपर ही हो गया था तब फायर ब्रिगेड आई। तब तक वो लोग अंदर वहां छुपे हुए थे, पता नहीं बच पाते कि नहीं बच पाते, कुछ पता नहीं। जब घटनाएं घट जाती है उसके बाद जांच शुरू हो जाती है। पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं की जांच करा रहे हो, सबकी जांच, इसके पहले क्यों नहीं जांच कराया आपने? लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में घटना घट रही है। आप ये देख लीजिए कि मेरी जानकारी में इस बिल्डिंग को डिमोलिशन करने का आदेश हुआ है कि ये बिल्डिंग अवैध है, इसको गिराया जाए। उसके बाद क्यों नहीं गिराया सरकार ने बिल्डिंग को? बिजली की जो बता रहे थे कि वो एमसीबी उठा कर जो वो ओवरलोडेड है, और वो ओवरलोड को भी एमसीबी उठाकर वहां पे वो संस्था चलाई जा रही है। और जो मरे हैं वो बच्चे, वो आग की वजह से नहीं, वो पूरी तरीके से जो बायोमेट्रिक जो उनका जो दरवाजा था वो बंद हो गया,
जो बिजली जो वहां पर गड़बड़ चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ चल रही थी, उस नाते वो पूरा दरवाजा लॉक हो गया, खोल ही नहीं पाए बच्चे, खुला ही नहीं वो। ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार चरम पर है, बिजली विभाग चोरी कर रहा है पूरी तरीके से, फायर विभाग देख लो, एलडीए देख लो। अब जब गिराने का आदेश हुआ तो क्यों नहीं गिराया एलडीए ने? तो ये जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार के ऊपर जाती है, जिसमें सरकार के अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जब बिल्डिंग गिराने का आदेश हो तो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराया। जो अधिकारी उस समय का हो, उस समय जो पोस्टेड जिसमें आदेश हुआ था, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आग की लपटें तो थम गईं, लेकिन इस हादसे की टीस लंबे समय तक महसूस की जाएगी। यकीन मानिए, जिन आंखों ने यह मंजर देखा उसे लंबे समय तक नहीं भुलाया जा सकता। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।